हाय एवरीवन। कमाल का एनालिसिस टूल है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम बिजनेस में पूरी आउटपुट देने के बावजूद हमें उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? पूरी अपनी जान से मेहनत करने के बावजूद, पूरी दगोदो करने के बावजूद भी कस्टमर को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ये क्या रीज़न है? तो हम में से बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मैंने बिज़नेस में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की है, बेहतरीन प्रॉपर्टी को चूज़ किया है, बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे उसका रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा। मैं अपनी बेहतरीन एफ़र्ट कर रहा हूँ, इसके बावजूद मैं कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इसकी क्या वजह है? ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं। बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। आप याद रखिएगा कि एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, एक है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, आपकी अदर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या रिसर्च का है, या फिर वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोडक्ट्स बनाती है, कोई इस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका कल्चर कैसा है, उसके कंपटीटर कौन से हैं, उसकी सप्लायर कैसे हैं, उसकी सप्लाई कहाँ से आती हैं। ये सारे जो है ना माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाते हैं या फिर उसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि हमारे बिजनेस को या हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव टूल है जो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो इसको बेहतर अब मैं मेरा ये दावा है कि अगर आप उसको बेहतर बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखें और इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करें तो उसके बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं। उस टूल का नाम है पेस्टल एनालिसिस। अब ये पेस्टल एनालिसिस क्या है? ये किसी पेस्ट से एब्रीविएट नहीं किया गया है। ये एक्चुअली 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स का मजमूआ है। पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजी, एल से लीगल, ई से एनवायरनमेंट। तो ये 6 ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें इनका एग्जैक्टली नॉलेज हो, मुख्तलिफ पॉइंट्स आप बना लें पॉलिटिकल वाले एनालिसिस, पॉलिटिकल पार्ट के अंदर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, क्या ये यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, क्या यहाँ पे पॉलिटिकली लोगों को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी है, यहाँ पे पॉलिटिकली हम अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कैसे आ सकता है, लोग हमें हमारे बिजनेस को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर। इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या है आपके मुल्क के अंदर। पर कैपिटा इनकम से ये मुराद है कि एक एवरेज इस मुल्क का जो शहरी है उसकी सालाना आमदनी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली $1000 के लगभग है, जबकि इंडिया के अंदर ये पर कैपिटा इनकम जो है वो $2000 के बिलो है। तो इसके बाद आ जाती है उसके अंदर इन्फ्लेशन आ जाती है, उसके अंदर महंगाई की शरह कैसे है, फिर उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी कैसी है, फिर उसके अंदर इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है चीज़ें आपकी कितनी महंगी हैं, आपके जिनसे प्रोडक्ट्स बनानी है वो कितनी महंगी हैं, क्या आपने जो प्राइस रखी है कि क्या वो इस मुल्क में लोगों की ख़रीदने की सलाहियत है कि नहीं है। एक मुल्क में एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट जो है ना फॉरेन रेमिटेंस की अवेलेबल है, या अगर आप कहीं से डॉलर ख़रीदना चाहते हैं या डॉलर भेजना चाहते हैं उसके लिए आपको आसानी है नहीं है। तो ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है सोशल। सोशल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सोसाइटी में क्या चेंज आती है, कि आपकी प्रोडक्ट को लेके सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती।
जैसे कोरोना के दिनों में हमने एकदम सोशल चेंज देखा कि लोगों ने दुकानों पे जाना छोड़ दिया, एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया, मास्क पहनना शुरू कर दिया और ये कुछ चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन गई। ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हमने पहले कभी इतना ज़्यादा कॉमन देखा नहीं था। अब यह कि मार्केट में सैनिटाइज़र शॉर्ट हो गए और अभी तक उसकी डिमांड है, अभी तक उसकी डिमांड और सप्लाई मैनेज हो रही है। आपको इतनी कम कीमत पे सैनिटाइज़र नहीं मिलता, हमेशा उसकी डिमांड रहती है। इसी तरह से मार्केट में ये देखा गया कि जो सोसाइटी के अंदर ना सस्टेनेबिलिटी की तरफ लोगों का रुझान गया है। लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। तो ये सोशल चेंज जो आता है उसके नतीजे में ऑटोमेशन आया, उसके टचलेस सिस्टम आए, उसके नतीजे में हमने देखा एटीएम का यूज़ बढ़ गया, टचलेस एंट्री एयरपोर्ट्स के अंदर बढ़ गई, सेफ्टी मेजर्स जिससे लोग अपने आप को कंटामिनेशन से बचा सकते हैं वो बढ़ गए। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है इसमें टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रिलेटेड है पहले 3 फैक्टर्स के साथ। टेक्नोलॉजी रिलेटेड है कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर हमने कोई कंपनी बनानी है तो उसके लिए कॉर्पोरेट लॉ है, उसके लिए पार्टनरशिप का लॉ है, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लॉ क्या कहता है। अगर हमने सिंगली कोई लिमिटेड कंपनी बनानी है उसके लिए क्या लॉ है। ये सारे लीगल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ गाइस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स से आम बंदे के जहन में क्या आता है कि माहौलियाती आलूदगी, सिर्फ यही उसका मकसद नहीं है। एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हर कोई इस बारे में कॉन्शियस है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ा है। आप ये देखें कि ऐसी चीज़ें जो कि इको फ्रेंडली हैं उनका यूज़ बढ़ गया है। मिसाल के तौर पे टेस्ला कार है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग से चलती है। इस वक्त दुनिया में वो नंबर 1 कार है और उसका ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा। सेम इस तरह से हर कंपनी ये कोशिश कर रही है कि वो अपने अंदर मार्केटिंग के हवाले से कोई ना कोई ऐसी कंपेन ज़रूर स्टार्ट करे कि जिससे उसका तासर जाए कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिनके कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत कम हैं। ऐसी तमाम चीज़ों की डिमांड बहुत कम हो गई है जिनके कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे इन्वर्टर एसी हैं। इन्वर्टर एसी के मुकाबले में कन्वेंशनल एसी ज़ाहिर है कि बिजली कम कंज्यूम करते हैं, लोगों का बिल कम आता है, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। डिजिटल करेंसी स्टार्ट हो गई है, डिजिटल करेंसी का यूज़ बढ़ा है। आने वाले अभी तो उसकी प्राइस कम है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। तो ये 6 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं जो कि ओवरऑल अंडर द टाइटल ऑफ द पेस्टल एनालिसिस ही आते हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली अपने बिजनेस पे अप्लाई करें तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस, इन दोनों को अप्लाई करके आप अपने लिए कोई बिजनेस आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर विजन भी बना सकते हैं, मिशन भी बना सकते हैं और अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बना सकते हैं।